जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। अकबर की राजपूत नीति, जिसका मैंने कहा पालन अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा कि अगर मैंने राणा के खानदान की कहानी नहीं सुनाई तो उस खानदान के साथ बेईमानी होगी। हालांकि इतिहास के धारा में जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करने वाला आदमी बैठा है, वहां राजपूत शासकों की इंडिविजुअल कहानी सुनाना धारा से थोड़ा सा कटना होगा। लेकिन आज मैं इस धारा से कटने को तैयार हूं। जिसकी वीरता के चर्चे देश से बाहर हो, फिर वो आदमी सामान्य नहीं होता। राजनीतिक दृष्टि से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टि से राणा महान है। और राणा नहीं, महाराणा। अगर सब में महाराणा प्रताप का एक एक अंश आ जाए तो यह देश एक साल में सुपर पावर। राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से महाराणा। सिसोदिया राजवंश के सूर्यों में से एक सूर्य, मेवाड़। थोड़ा सा आपको मेवाड़ के बारे में बता दूं। दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठेगा, यह मैं आपको बता चुका हूं, वो गुजरात पर कब्जा रखेगा। और गुजरात का दरवाजा है मेवाड़। आज आप भारत का पॉलिटिकल नक्शा खोलिएगा और पॉलिटिकल नक्शा खोलकर उदयपुर की लोकेशन देखिएगा। साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उसका दरवाजा सीधे खुलता है गुजरात में। यानी जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर गुजरात की तरफ बढ़ेगा, उसको मेवाड़ का दरवाजा खोलना ही होगा। इसलिए इतिहास में मेवाड़ का एक बड़ा विशेष स्थान है। अगर सिर्फ मेवाड़ के राणाओं की मैं कहानी सुनाऊं तो 10 एपिसोड और बढ़ जाएगा। बप्पा रावल, हमीर देव, सिसोदिया राजवंश, मॉरिस, गुहिलोत और सिसोदिया, 3 राजवंश मेवाड़ से जुड़े हुए। ये जितने भी लोग हैं, ये सब सिसोदिया राजवंश के लोग हैं। बप्पा रावल, उनकी उपलब्धियां इतनी हैं बप्पा रावल की कि इतिहास शायद ही उन बातों को आत्मसात कर सके। इतना बड़ा नाम है बप्पा रावल, बहुत बड़ा नाम। फिर हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेवाड़ के राणाओं को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, खिलजी कहता है मेवाड़ के राणाओं को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। अगर मैं धोखेबाजी का सहारा नहीं लेता तो मेवाड़ का दरवाजा मैं कभी नहीं खोल पाता। ये एक राजा खुद एक्सेप्ट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। जिस परिवार की कहानी विदेशों में प्रचलित हो, विदेशों में, देश के इतिहास में छोड़िए, विदेशों में। अब एक कहानी मैंने राणा के परिवार की सुनी, महाराणा प्रताप जी के परिवार की सुनी, कि शायद अब्राहम लिंकन के घर में किसी ने उनसे मांग की, शायद, कि मेवाड़ की मिट्टी मंगवा दो। और जब मैं उदयपुर गया पहली बार, हमारे एक मित्र हैं प्रकाश सिरोही जी, तो मैं सिरोही उदयपुर होते हुए गया। तो जब मैं उदयपुर गया तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मैंने अपने जेब में रखी। उसकी कहानी पढ़ पढ़कर, वहां के नायकों की कहानी पढ़ पढ़ के, अब्राहम लिंकन, पता नहीं ये कहानी कहां तक सच है क्या है, पर मैंने ऐसा सुना। उनके परिवार में किसी ने, शायद उनकी पत्नी ने या उनकी मां ने, इस बात की मांग की कि मेवाड़ की मिट्टी मंगा दो। बप्पा रावल, राणा कुंभा,
कीर्ति स्तंभ राजस्थान में आज भी उस वंश की गाथा गा रहा है। राणा सांगा की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। एक आंख, एक हाथ, एक पैर गायब, पर युद्ध जारी है। यहां जिनकी एक उंगली कटी है ना, वो भीख मांगते हैं सड़क पर। राणा संग्राम सेन उर्फ राणा सांगा, और राणा सांगा की तारीफ बाबर अपनी जीवनी में करता है। कहता मैंने जीवन में बड़े योद्धा देखे, पर राणा सांगा जैसा नहीं देखा। कुछ बात रही होगी, जब आपके दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आप में दम है। उसी सिसोदिया वंश के खानदान में पन्ना धाय, उनका नाम लिए बिना यह कहानी पूरी ही नहीं होगी। मुझे याद नहीं है, पर शायद कक्षा 5 में या 6 की हिंदी की किताब में उनकी कहानी थी पन्ना धाय। राणा उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कोई मां कुंवर को बचाने के लिए अपने बेटे को लिटा दे और चद्दर से उड़ा दे और उसके सामने उसका बेटा काट दिया जाए, कभी कभी कहानी की तरह लगता है, लेकिन सच है। यह घटनाएं क्या जीवटता है वहां के लोगों में, क्या लड़ने का जज्बा है, क्या युद्ध करने की क्षमता। पन्ना धाय, पद्मिनी की कहानी भी वहीं से जुड़ी हुई, रानी पद्मिनी। फिर आते हैं राणा उदय सिंह पे। राणा उदय सिंह मेवाड़ दरवाजे पे बैठे हुए, अकबर को गुजरात चाहिए, तो राणा उदय सिंह ने राजपूताना के राजपूतों से आवाहन किया कि कोई मलेच्छों का साथ नहीं देगा। मलेच्छ मतलब बाहरी, वो कोई भी हो सकता है। शक भी मलेच्छ है, कुषाण भी मलेच्छ है, ये सब जो भी बाहर से आ रहा है वो मलेच्छ है, और जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता। तो प्राचीन काल में हमने बाहरियों को यवन कहा और मध्यकाल में हमने उनको मलेच्छ कहा, और वहीं से वो शब्द पैदा हुआ मलिच्छ यानी गंदा। तो राणा उदय सिंह ने कोशिश की कि एक राजपूत संघ बनाया जाए मुगलों के खिलाफ, और उन्होंने सारे राजपूत राजाओं से आह्वान किया कि कोई मुगलों का साथ नहीं देगा। लेकिन इस देश में एकता लाना शायद भगवान के लिए भी एक चुनौती है। जहां भगवान विष्णु खुद इतने रूप में बटे हुए हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास को कहना पड़ रहा है, शिव द्रोही ममदास कहावा, ऐस नर मोहे सपनों नहीं भावा। एकता लाना इस देश में भगवान के लिए भी चुनौती है, लेकिन चुनौती है, और जो महानायक होगा वो चुनौती को पूरा करेगा। तो राणा उदय सिंह ने राजपूतों के खिलाफ संघ बनाने के प्रयास में 1570 के दशक की कहानी सुना रहा हूं, 1570s का प्रयास किया, और फिर राजा भारमल को धमकी दी कि तुमने जो है मलेच्छों से अपनी बेटी की शादी कर दी, हरका भाई। अब ससुर को धमकी, शायद ही इस दुनिया में कोई आदमी हो जो अपने ससुर और साले के खिलाफ बोल पाता हो, और भारत में तो बिल्कुल संभव नहीं है। बाज बहादुर मालवा को जो राजा था उसको अपने यहां शरण दे दिया, उसको अपने यहां शरण दे दिया। राजा भारमल को धमकी दे दी, और मुगल विद्रोहियों को खुलेआम निमंत्रण किया आओ, और यही पहली टकराहट हुई राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में। लेकिन राणा उदय सिंह से लड़ने के बाद अकबर को एहसास हुआ कि यह आसान खेल नहीं है। मारो मेवाड़ी सरदार, जिसकी दुधारी तलवार
इस लोकगीत को आप कभी डालिएगा यूट्यूब में और सुनिएगा। मारो मेवाड़ी सरदार, बस यही एक लाइन टाइप करिएगा यूट्यूब में, मारो मेवाड़ी सरदार जिसकी दुधारी तलवार, और लोकगीत को सुनिएगा। और सिर्फ हो सकता है दो चार शब्द आपको समझ में ना आए, पर गीत की धुन आपके रों को खड़ी कर देगी। राणा उदय सिंह मुगलों से लड़े, मुगल अकेले नहीं, बहुत सारे राजपूत सरदार उनके साथ। राणा उदय सिंह के बाद जो आदमी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, मेवाड़ की गद्दी पर, वह है राणा प्रताप। और इस पूरे राणा के खानदान में प्रताप को महाराणा, सिर्फ श्री नहीं, श्री, यानी कुछ विशेष बात है इस आदमी के अंदर। महाराणा, राणा प्रताप नहीं, महाराणा। और आज इस महाराणा शब्द की व्याख्या मैं आपसे करूंगा। आपने बहुत बार सुना राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इस देश में त्याग और तपस्या के बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, साहस, जहां सब मिल जाता हो। त्याग, तपस्या, बलिदान, साहस, जहां सब मिल जाता हो, सब सारे महानतम गुण जहां मिल जाते हो, बस वहीं पैदा होता है महाराणा। भीलों की सेना बनाना, जो अगल बगल, आप कभी उदयपुर से जाएंगे सिरोही की तरफ, मैं जब जा रहा था उदयपुर से सिरोही की तरफ, तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि भैया अंधेरा होने से पहले लौट आइएगा। मैंने क्यों? कहा भैया ये अगल बगल आदिवासी लोग रहते हैं और पकड़ लेते हैं तो मारते बहुत हैं। हमने क्यों मारते हैं? कहा भैया वो सामान ले लेते हैं। मैंने कहा दे देंगे यार, उसमें मारने की क्या है, मांगेंगे दे देंगे। बोले दे, ऐसे नहीं लेते, वो मेहनत करने के कहते हैं, हम मेहनत करके लेते हैं तो पहले मारेंगे। अरे मैंने कहा काहे डरा रहे हो भैया, बड़ी अच्छी रोड है उदयपुर से सिरोही की तरफ। आदिवासी मतलब नेचर में रहने वाले लोग, प्रेम, करुणा, युद्ध करने वाले लोग, जिसका खुद का जीवन। आदिवासी कौन? जो जीवन के संघर्षों को प्रेम से आत्मसात किया हुआ है, वो आदिवासी। कंफर्ट जोन में रहता ही नहीं, इसीलिए तो आदिवासी ताकतवर होते हैं। आदिवासी मतलब नेचर में रहने वाले लोग। आदिवासी बहुत बड़ी चीज है, आदिवासी बड़ी महान चीज है। और एक समय आ रहा है जब सबको आदिवासी बनना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज इतनी डायबिटीज क्यों बढ़ गई? लोग कंफर्ट जोन में चले गए, बढ़ गई डायबिटीज। तो राणा प्रताप जो है भीलों का सहारा लिया, जंगल में रहना, जमीन पे सोना, सामान्य भोजन करना किसी राजवंश से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए संभव है? जो सोने और चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा हुआ हो। गरीबी से अमीरी की तरफ जाना आसान है, लेकिन अमीरी से गरीबी की तरफ आना खतरनाक। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत दुस्साहस का काम है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत कंफर्ट खत्म करते रहें। आपकी कोचिंग 2 किलोमीटर है, पैदल जाइए। आपकी कोचिंग 5 किलोमीटर है, साइकिल से जाइए। मेहनत करने दीजिए शरीर को। यही तो अध्यात्म है। जितना तुम कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, उतना तुम्हारी शरीर मजबूत होती चली जाएगी। अब ये सड़क पे जो बच्चे भीख मांगते हैं,
44 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे घूमते हैं, कुछ नहीं होता। उतने हीट स्ट्रोक में तो खत्म। तो मर्सिडीज से अगर आपने बच्चे को निकाल दिया 44 डिग्री सेल्सियस में, खत्म। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, इसी संदर्भ में लिखी गई। महाराणा प्रताप त्याग, तपस्या, साहस, बलिदान, पथरीली जमीन पर सोना, सामान्य भोजन। आज भी मेवाड़ में उनको लेकर इतनी कहानियां हैं, इतनी ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। बहलोल खान का एपिसोड, अकबर ने कहा जिंदा पकड़ के लाना, ऐसी तलवार मारी बहलोल खान को कि आधा बहलोल खान और आधा उसका घोड़ा दोनों अलग। क्या जान रही होगी हाथों में। चेतक घायल हो गया, युद्ध में घायल हो गया, एक पैर कट गया उसका, फिर भी राणा को लेकर भागता रहा। 26 फुट गहरी खाई कूद गया एक छलांग में, बचा लिया राणा को। गिरा, मर गया। राणा का घोड़ा और राणा का हाथी रामप्रसाद दोनों इतिहास में बहुत मशहूर हैं। रणदीप चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस कविता को निकालिए गूगल से और जहां पढ़ने बैठते हैं वहीं चिपका लीजिए और सुबह एक बार उसको पढ़िए। इतना डेलीगेशन भेजा अकबर ने, कितना डेलीगेशन, कितना प्रतिनिधिमंडल भेजा कि भैया समझौता कर लो भैया। पर राणा बोला राणा दरबार में कभी नहीं आएगा, और आएगा तो सजदा नहीं करेगा। अब एक को छूट देने का मतलब पूरे राजस्थान को छूट देना, पूरे भारत को छूट देना। आज का व्यक्ति वसूल गया भाड़ में, धर्म गया भाड़ में, आचरण गया भाड़ में, बस धन, बस पद। आज का आदमी बाहर से बहुत चमक रहा है, लॉरेल लगाए है ना। आज का आदमी बाहर से बहुत चमक रहा है, लेकिन बाहर से जो जितना चमक रहा है वो अंदर से उतना ही खोखला है। हमारे एक दोस्त आज सुबह हमसे मिले तो मैंने कहा यार तुम्हारा बाल बहुत चमक रहा है। कहा हाँ वो फ्रांस से शैम्पू मंगाया है। मैंने कहा फ्रांस? कहा फ्रांस से मंगाया, 2800 रुपए का शैम्पू है। कहा वाह, तो जब लगाओगे तो क्या देवता उतरेंगे आसमान से? अरे यार तुम तो, इस देश में लोग पगड़ी बांधते थे, हर प्रदेश में सर पर बांधने का एक साफा होता था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो। आप देखो सर का एक ड्रेस होता था, उसको लोग पगड़ी कहते थे, इज्जत। जो व्यावसायिक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनके लिए चलिए ठीक है, पगड़ी पहन के कोई कलेक्टर थोड़े ऑफिस जाएगा। अब कोई आईपीएस अफसर पगड़ी पहन के थोड़े अपने ऑफिस में जाएगा। कोई बिजनेसमैन गया है अमेरिका में डेलीगेशन में तो पगड़ी पहन के थोड़ी जाएगा, और चला भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आदमी बाहर की चमक दमक में खो गया है, इसीलिए अंदर की शक्ति खत्म हो गई है। और चूंकि अंदर की शक्ति खत्म हो गई है तो लड़ने की क्षमता कम हो गई है, और लड़ने की क्षमता कम हो गई है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई बाहर दवा नहीं है। जितनी अंदर की शक्ति बढ़ेगी
उतने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। जितने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी उतनी डिप्रेशन खत्म होगा, उतना तनाव खत्म होगा, उतनी चिंता खत्म होगी। तभी तो मैं बार बार इस मंच से कहता हूं, हर मन से कहता हूं कि ध्यान करो, योग करो, वापस आओ इस तरफ। ये देखो महाराणा प्रताप को, जो त्याग और तपस्या करेगा, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल लेगा, जिसके अंदर की शक्ति प्रबल होगी, जो लड़ने से नहीं भागेगा, वही महाराणा। महाराणा कौन? मैंने कहा इस शब्द की मैं व्याख्या करूंगा। तुम सब महाराणा बनने की स्थिति में हो। सब करना क्या है? त्याग और तपस्या। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के विषय में अनिवार्य होना चाहिए। कुछ भारत के कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको भारत की पुस्तकों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उसमें से एक है महाराणा प्रताप, क्योंकि सिर्फ राणा नहीं है, महाराणा। और महाराणा बनने के लिए क्या करना है? त्याग करना है। महाराणा बनने के लिए क्या करना है? तपस्या करना है। महाराणा बनने के लिए क्या करना है? कंफर्ट जोन से बाहर आना है, शक्ति पैदा करनी है, समझौता नहीं करना है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार करना है, रहना है। और इन सब चीजों का जो सम्मिश्रण हो जाएगा वो महाराणा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश के युवाओं को वो ऐसी बुद्धि दे कि वो महाराणा बनने के रास्ते पर अग्रसर हो। देश जब भी महाशक्ति बनेगा उसमें सबसे अहम भूमिका होगी यहां रहने वालों की। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के युद्धों में एक अहम युद्ध। हल्दी घाटी कहते हैं आज भी वहां की धरती लाल है, ऐसा कहते हैं। एक तरफ मुगल सेना जिसमें राजपूत सरदार रण मान सिंह लीड कर रहे हैं मुगल की सेना को। राजनीतिक लड़ाई है। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। मुल्ला बदायूं से असफ खान पूछता है कि मुल्ला कैसे पता करते हो कौन हमारी तरफ है कौन उनकी तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ से राजपूत लड़ रहे हैं। मुल्ला कह रहा है मुझे पता करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आंख बंद करके तीर मारता हूं, चाहे इधर के राजपूत को लगे चाहे उधर के राजपूत को लगे, मृत्यु तो हिंदू की हो रही है और जीत इस्लाम की हो रही। ये मुल्ला है, इसी को कहते हैं मुल्ला सिंड्रोम। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक। कहते हैं इतिहास कहते हैं अकार कहते हैं अकबर की जीत हुई, लेकिन जैसे मैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप में फ्रांस को हारा मानता हूं, लेकिन फ्रांस के उस खिलाड़ी एम्बापे को हारा नहीं मानता ही नहीं। और शायद मेरी इस बात से उस तरफ बैठे वो सारे लोग जिन्होंने मैच देखा होगा उससे सहमत होंगे। ऐसे हल्दी घाटी के युद्ध में चित्तौड़ की सेना पराजित हुई होगी। राणा 1580-76 के बाद राणा ने छापामारी युद्ध का सहारा लिया। कई सारे डेलीगेशन आए, टोडरमल का डेलीगेशन आया, बहुत सारे डेलीगेशन आया। अरे राणा ने कहा कोई मतलब ही नहीं समझौता करने का, युद्ध होगा, अपना वतन नहीं देंगे, समझौता नहीं करेंगे। बोले जिले लाई, बोले होंगे जिले लाई, हम जिले हनुमान। इस व्यक्तित्व को मैं सलाम करता हूं, मैं सजदा करता हूं महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को। मैं आशा करता हूं वो व्यक्तित्व अगर हमारे देश के हर युवा में आ जाए। महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया कि लड़ेंगे, रोटी खाएंगे घास की, लेकिन लड़ेंगे। इसलिए जिसको भी जीवन में लड़ना है, 95 तो लड़ना ही नहीं चाहते, भैया हम नौकरी लग जाए भैया, और भैया हमारा ब्याह हो जाए भैया,
इस देश के बहुसंख्यक युवाओं की बस दो ही आकांक्षा है, एक नौकरी, एक शादी। 1580 के बाद अकबर दूसरे मोर्चों पर बिजी हो गया। उज़्बेक शक्ति मध्य एशिया में सर उठा रही थी, अब्दुल्ला उज़्बेक, और मध्य एशिया पर नजर रखना भारत के लिए हमेशा अनिवार्य है। उज़्बेक शक्ति मध्य एशिया में उभर रही थी और उनका नेता अब्दुल्ला उज़्बेक तबाही मचा रहा था मध्य एशिया में। तो अकबर ने कहा कि नहीं, उत्तर पश्चिम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो 1580 के बाद आप देखेंगे, मैं कहानी सुनाऊंगा अकबर के साम्राज्यवाद की। तो 1580 के बाद आप देखेंगे कि अकबर डाइवर्ट हो जाता है उत्तर पश्चिम की तरफ, कश्मीर पे कब्जा, सिंध पे कब्जा, और पूरा उत्तर पश्चिम को सुरक्षित करने का प्रयास, क्योंकि भारत में घुसने का दरवाजा है खैबर, उसको किसी भी कीमत पर सुरक्षित करना है। और फिर उसने राणा प्रताप के एपिसोड को छोड़ दिया। उसने अपने अधिकारियों से कहा कि भैया ना जीत पाओगे। व्यक्ति से लड़ा जा सकता है, व्यक्तित्व से बोले यार जाने दो राणा को। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, ऐसा कहते हैं कि अकबर भी रोया। रोया होगा, निश्चित तौर पर रोया होगा। उसकी वजह मैं बताऊं क्यों रोया होगा। मैं एम्बापे के हारने पर रोया, मुझे भी खुशी थी लियोनेल मेसी के जीतने से, लेकिन वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी कभी लोगों में दिखाई पड़ती है, उस स्पिरिट को तो सलाम करना ही पड़ता है। रोया होगा। अकबर समझदार आदमी है। ये अकबर का रोना मेवाड़ के लिए रोना नहीं है, ये अकबर का रोना स्पिरिट के लिए रोना है कि यार क्या बात है भगवान, इसका 10% स्पिरिट अगर अकबर के बेटे में आ गई होती, जहांगीर। और कहते हैं मेवाड़ की लड़ाई चलती रही। तो मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराणा प्रताप को राजपूत, हिंदू, भारतीय इस नजर से ना देखें, एक महान व्यक्तित्व की नजर से देखें। पूरी दुनिया उस व्यक्ति को इसी नजर से देखती है और पता करना चाहती है कि महाराणा बनने का फॉर्मूला क्या है। 1615 में राणा अमर सिंह ने समझौता कर लिया मुगलों से, सम्मानजनक समझौता। अब लड़ाई का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन मेवाड़ की कहानी वहां के लोक गीतों में आप सुनिएगा। मारो मेवाड़ी सरदार जिसकी दुधारी तलवार, और कहते हैं वो 70 किलो का भाला आज भी जो म्यूजियम में रखा है, 70 किलो आज लोगों का वेट है। सत्तर किलो आज लोगों का वेट है। 85 पे शुगर हो जा रही है। मतलब 85 किलो भार शरीर का हुआ तो पेनक्रिया कहती कि अब ना ढो पाएंगे भैया। HbA1c 7.2, अब इलाज कराओ। तो मुगल के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास को बिना सुने वो इतिहास अधूरा रह जाएगा। मुगल इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, मुगल इतिहास में सिखों का इतिहास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और फिर गुरु गोविंद सिंह। मुगलों के इतिहास में मराठों का इतिहास, शिवाजी। मैं जब जब उस विशेष दौर से गुजरूंगा तो वहां पे उस विशेष इतिहास से आपका परिचय जरूर करूंगा। अकबर के समक्ष चुनौतियों का अंबार। मैंने आपसे कहा ना कि 1398 से 1556, 1398 टू 1556, सब कुछ अस्त व्यस्त। अकबर को जब भी पढ़िएगा तो इन 2 वर्षों को सामने रख के पढ़िएगा, तभी आपको उसकी महानता दिखाई पड़ेगी, वरना कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। और इतिहास को कभी हिंदू बन के मत पढ़िए, मुसलमान बन के मत पढ़िए। मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है आज की डेट में इतिहास को मुसलमान बनकर पढ़ने की, और उसी रास्ते पर हिंदू जा रहे हैं। इतिहास को हिंदू बनकर मत पढ़िए, मुसलमान बनकर मत पढ़िए।
इतिहास को विद्यार्थी बनकर पढ़िए, आपकी उम्र कितनी भी हो। सीखिए, कैरेक्टर को देखिए, उसकी पृष्ठभूमि देखिए, उसकी चुनौतियां देखिए, फिर उसके कार्य देखिए। बहुत मजा आएगा आपको इतिहास पढ़ने में। तो अब मुगल विदेशी, लेकिन विदेशीपन को हैंडल करने के लिए उन्होंने राजपूत नीति का सहारा लिया, एक शक्तिशाली तबके के साथ संबंध स्थापित किए हैं। तो पाई विदेशीपन की चुनौती को कैसे निपटे? राजपूत नीति से। दूसरी चुनौती उनके सामने क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट्स। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, बंगाल में एवाज खान ने विद्रोह कर दिया। बलबन गद्दी पर बैठा, तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन बंगाल गया ही नहीं। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल में विद्रोह हो गया। दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती अकबर के आने से पहले तक क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट। लेकिन गौर करिएगा, लेकिन अकबर के बाद से यह चुनौती खत्म। क्यों? ऐसा क्या कर दिया अकबर ने? सूबा, प्रोविंस की स्थापना, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज जो इसने किया, जो भारत सरकार आज भी फॉलो करती है, उसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। क्या बात है, मनसबदारी। लिख लीजिए, पहली चुनौती विदेशीपन, किससे निपटा? राजपूत नीति से। दूसरी चुनौती क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट, किससे निपटा? मनसबदारी सिस्टम। अनोखी इजाद। आज जो भारत में ब्यूरोक्रेसी है, कहते हैं वो मनसबदारी का ही एक रूप है। कौन था मनसबदार? मनसब मतलब पद, पोस्ट। मनसबदार वो व्यक्ति था जो एक ही समय में सिविल और सैनिक दोनों पदों को ग्रहण करता था एक समय में। यानी मैं मनसबदार हूं, अवध ओझा मनसबदार, तो एक मनसबदार के रूप में मैं सैनिक भी हूं, सैन्य पद भी मेरे पास है, और सिविल सर्वेंट भी हूं। इससे फायदा क्या हुआ? अब इल्तुतमिश के टाइम पर जब बंगाल पर कब्जा हुआ तो सिर्फ सैन्य कब्जा हुआ, मिलिट्री ऑक्यूपेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोकल लोगों के हाथ में है। समझिएगा, इल्तुतमिश के समय पर जब बंगाल पर कब्जा हुआ तो सिर्फ मिलिट्री सैन्य कब्जा, मिलिट्री ऑक्यूपेशन। सिविल जो प्रशासन है वो लोकल बंगालियों के हाथ में है। तो जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ी और सेना बाहर निकली, बंगाल आजाद हो गया। लेकिन अकबर के काल में जब बंगाल पे कब्जा हुआ तो सिर्फ सैन्य कब्जा नहीं, सिविल कब्जा भी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मुगलों के हाथ में है। अब विद्रोह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इसलिए आप देखोगे अकबर के बाद से भारत में क्षेत्रीय विद्रोह नहीं दिखाई पड़ता। अकबर से पहले यह चुनौती है, अकबर के बाद नहीं है। अब मनसबदारी में कुछ चीजें बड़ी प्यारी हैं, जात और सवार। यह क्या है? जात स्टेटस और सैलरी। सवार कितनी सेना उसको रखनी है। जैसे आईएएस प्रॉपर, आईएएस एलाइड, वही है जात एंड सवार, प्रॉपर एंड एलाइड। अब कुमार विश्वास जी मनसबदार, आप सब लोग कुमार विश्वास जी को जानते ही हो, तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कुमार विश्वास जी मनसबदार और हमारे डीजीपी साहब मनसबदार, यूपी के दोनों मनसबदार।
अब डीजीपी साहब की जो सेवाएं हैं विश्वकर्मा जी की, वो किससे जुड़ी है? लॉ एंड ऑर्डर से। तो अब विश्वकर्मा जी का मनसबदार है 10,000 जात 10,000 सवार, यानी उनको 10,000 जात यानी 10,000 सैनिकों का वेतन विश्वकर्मा जी को मिलेगा, हमारे डीजीपी को मिलेगा। अब कुमार विश्वास जी का है 10,000 जात, यानी 10,000 सैनिकों का वेतन कुमार विश्वास जी को भी मिलेगा। तो दोनों का पोस्ट तो सेम हो गया। डीजीपी साहब और कुमार विश्वास दोनों की पोस्ट तो सेम है, पद बराबर है, वेतन बराबर है, लेकिन दोनों की सेवाएं अलग है। डीजीपी साहब को पूरी यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देखना है, तो डीजीपी साहब का 10,000 जात और 10,000 सवार, यानी 10,000 घुड़सवार भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन कुमार विश्वास जी के साथ 10,000 जात और 500 सवार। कवि है ना, वो 10,000 सैनिक अपने साथ लेकर घूमकर क्या करेंगे? ये था जात और सवार। जात मतलब पद, वेतन, और सवार मतलब वास्तविक सेना, जिसको जो आपके साथ रहेगी आपके कर्तव्य के अनुसार। जहांगीर ने इसमें एक और बात ऐड कर दी, दुअस्पा सी अस्पा। अब कुमार विश्वास जी हैं 10,000 जात 500 सवार। अब उसको सैलरी नहीं बढ़ानी कुमार विश्वास जी की, लेकिन घुड़सवार की संख्या बढ़ानी है। तो 10,000 जात और 500 सवार को दुअस्पा कर दिया। अब सवार डबल हो गया, 1,000 सवार। अपने समर्थकों की शक्ति को बढ़ाना बिना वेतन बढ़ाए, यह था दुअस्पा सियस्पा का नियम। और शाहजहां के काल में आर्थिक संकट, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस, और इससे निपटने के लिए उसने एक नियम बनाया, 1/3, 1/4, 1/5 का नियम। अगर आपका होम कैडर है, अगर मनसबदार यूपी का और यूपी में पोस्टिंग है, तो सारे खर्चे का 1/3 वो अपने वेतन में से देगा। अगर वो अपने प्रदेश से बाहर है तो अपने खर्चे का 1/4 देगा। और अगर वो खतरनाक क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम, तो 1/5। और यहीं से शुरू हुआ मनसबदारी संकट, जिसका बाद में शिकार हुआ औरंगजेब। महानता लेखन से नहीं मिलती किसी को, महानता कमानी पड़ती है चुनौतियों से निपटकर, और यही अकबर ने किया। तो विदेशीपन की चुनौती का निपटारा कैसे किया? राजपूती नीति से। क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट की चुनौती का निपटारा कैसे किया? मनसबदारी से। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।